हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा कि वंदना एक वेटर को अपने पास बुलाकर उसे पैसे देकर कुछ कहती है और शातिर मुस्कान हंसने लगती है। दूसरी तरफ इन सब से अनजान ऐश्वर्या और हर्षिता अपनी बातों में लगे थे। तभी कार्तिक आकर ऐश्वर्या से कुछ कहता है जिसे सुनकर ऐश्वर्या उसके साथ चली जाती है और एकांश दोनों को साथ जाते हुए गुस्से में देखता है। कमरे में पहुंचकर दोनों बातें करने लगते हैं। अब आगे कार्तिक और ऐश्वर्या दोनों थोड़ी देर बातें करके कमरे से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ एकांश को रजत का कॉल आया था जिससे बात करने के लिए एकांश पार्टी से थोड़ी बाहर आता है। एकांश बिना किसी भाव के रजत से पूछता है, कुछ पता चला? तो रजत थोड़ा डर कर कहता है, बॉस, हमारे लोगों ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ डिटेल्स ही मिली है जिसे मैंने आपके मेल में भेज दिया है। तो रजत थोड़ा डर कर कहता है, बॉस, हमारे लोगों ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ डिटेल्स ही मिली है जिसे मैंने आपके मेल में भेज दिया है। तो एकांश गुस्से में कहता है, मुझे न सुनने की आदत नहीं है, जल्द से जल्द मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। तो रजत डरते हुए कहता है, बॉस, वो डेविल प्रिंसेस इंडिया आ चुकी है। जिसे सुनकर एकांश शातिर मुस्कान हंसते हुए कहता है, पता लगाओ वो इंडिया में अभी कहाँ है। कहकर कॉल रख देता है और अपने आप से कहता है, आखिर में भी तो देखो कौन है वो जिसने इंडिया में मुझसे मेरी परमिशन के बिना अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत की। क्योंकि जो भी मुंबई में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है सबसे पहले उसे एकांश की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ऐश्वर्या ने बिना एकांश की परमिशन के मुंबई में अपनी ब्रांच स्टार्ट की है। दूसरी तरफ एकांश जैसे ही कॉल रखता है रजत की सांस में सांस आती है। वो अपने फोन को घूर कर देखते हुए कहता है, अगर बॉस का बस चलता तो वो तो मुझे फोन से घुसकर ही मार डाले। कहकर जल्दी से अपना फोन अपनी पॉकेट में रख लेता है और अपनी कार में बैठकर कहीं चला जाता है। देव टेबल पर बैठा सभी को मासूमों की तरह देख रहा था। तभी ऐश्वर्या देव के पास जाकर उसके साथ बैठकर उससे पूछती है, देव आपको क्या हुआ, आप इतने उदास होकर यहाँ क्यों बैठे हैं? जब देव ऐश्वर्या को अपनी फिक्र करते हुए देखता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। देव क्यूट सा फेस बनाकर ऐश्वर्या से कहता है, प्रिंसेस, देखिए ना, यहाँ कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा इसलिए हम पार्टी में बोर हो रहे हैं। तो ऐश्वर्या मुस्कुराकर कहती है, क्यों, हम तो है आपके साथ बात करने के लिए। जब देव ऐश्वर्या की बात सुनता है तो उसके चेहरे में चमक आ जाती है। देव कहता है, आप सच कह रही है प्रिंसेस। तो ऐश्वर्या भी प्यार से अपना सर हाँ में हिला देती है। इस समय ऐश्वर्या और देव दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे। हर्षिता और कार्तिक उन दोनों की हरकतें देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। लेकिन एकांश को ये सब देखकर जलन हो रही थी। जब वो पार्टी में अंदर आता है तो देखता है कि ऐश्वर्या और देव दोनों हंसकर बातें कर रहे हैं, तो वो भी जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाता है। लेकिन एकांश को ये सब देखकर जलन हो रही थी। जब वो पार्टी में अंदर आता है तो देखता है कि ऐश्वर्या और देव दोनों हंसकर बातें कर रहे हैं, तो वो भी जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाता है। जब देव एकांश को अपने साथ आकर बैठते हुए देखता है तो उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है और वो अपना फेस रोने सा बना लेता है। देव अपने मन में कहता है, बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, अगर मैंने भाभी से थोड़ी बात कर ली तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि देव समझ चुका था कि एकांश को उसका और ऐश्वर्या का साथ में बात करना उसे पसंद नहीं आया। लेकिन एकांश शायद देव की मन की बात समझ गया था, इसलिए वो नॉर्मल होकर देव से कहता है, देव आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। एकांश ने ये बात देव के कान में कही थी जिसे ऐश्वर्या सुन नहीं पाई थी। एकांश की बात सुनकर देव रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ऐश्वर्या शक भरी नजरों से एकांश को देखती है। तभी उनके पास एक वेटर ड्रिंक लेकर आता है। ट्रे में केवल एक ही ड्रिंक थी जिसे वो ऐश्वर्या के पास लेकर आया था, तो ऐश्वर्या उसे देव को ऑफर करती है, लेकिन देव एकांश का चेहरा देखते हुए मना कर देता है। तो ऐश्वर्या एकांश से ड्रिंक के लिए पूछती है। जब वेटर देखता है कि ऐश्वर्या ड्रिंक नहीं ले रही है तो वो ऐश्वर्या से कहता है, राजकुमारी, इसे आप ले लीजिए, सर के लिए हम दूसरी ड्रिंक ले आते हैं। तो ऐश्वर्या एकांश से ड्रिंक के लिए पूछती है। जब वेटर देखता है कि ऐश्वर्या ड्रिंक नहीं ले रही है तो वो ऐश्वर्या से कहता है, राजकुमारी, इसे आप ले लीजिए, सर के लिए हम दूसरी ड्रिंक ले आते हैं।
तो ऐश्वर्या ज्यादा ध्यान न देते हुए उस ड्रिंक को ले लेती है। लेकिन एकांश को उस वेटर पर थोड़ा शक हो चुका था, क्योंकि कोई भी वेटर कभी ऐसा नहीं कहता। एकांश अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर देखता है तो उसे वंदना दिखती है, जो बस एकटक ऐश्वर्या को घूर जा रही थी। अब तो एकांश को पक्का हो गया था कि जरूर ऐश्वर्या के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि एकांश को पहले से ही राजा जय सिंह के परिवार और चौहान परिवार के बीच दुश्मनी का कारण पता था। एकांश वंदना को देखकर शातिर हंसी हंसता है, जिसे वंदना नहीं देख पाती। ऐश्वर्या जैसे ही ड्रिंक को पीने वाली होती है, एकांश उसे बीच में रोकते हुए कहता है, राजकुमारी ऐश्वर्या, क्या आप हमारी ड्रिंक आने तक का वेट भी नहीं कर सकती? एकांश के ऐसे बेफिजूल बातें सुनकर ऐश्वर्या शॉक हो जाती है और ड्रिंक को पीते हुए ही रुक जाती है और अपने मन कहती है, इनके कहने का मतलब क्या है। वो गुस्से में ड्रिंक की गिलास को नीचे रखती है। जैसे ही ऐश्वर्या गिलास को नीचे रखती है तो देखती है कि एकांश किसी को कुछ इशारा कर रहा है। जब ऐश्वर्या एकांश की नजरों का पीछा करती है तो देखकर शॉक हो जाती है। जैसे ही ऐश्वर्या गिलास को नीचे रखती है तो देखती है कि एकांश किसी को कुछ इशारा कर रहा है। जब ऐश्वर्या एकांश की नजरों का पीछा करती है तो देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने एक जैसी ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, उन्होंने उसी वेटर को पकड़ रखा है जिसने ऐश्वर्या को ड्रिंक सर्व किया है। ऐश्वर्या दोबारा से एकांश की तरफ कंफ्यूज होकर देखती है, जैसे पूछना चाहती हो ये सब क्या हो रहा है। लेकिन एकांश उसे आंखों के इशारे से शांत रहने का इशारा करता है। इस समय ऐश्वर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शांत रहती है। एकांश एक वेटर को अपने पास बुलाकर ऐश्वर्या की ड्रिंक को वहां से हटाकर 3 नई ड्रिंक मंगवाता है। जैसे ही ड्रिंक आती है, एकांश उसे पीने लगता है और ऐश्वर्या को भी पीने का इशारा करता है। लेकिन ऐश्वर्या इस समय इतनी कंफ्यूज थी, कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एकांश अपना एक हाथ ऐश्वर्या के हाथ में रखकर उसे रिलैक्स करता है, तो ऐश्वर्या को अपनी आंखें बड़ी बड़ी एकांश को देखने लगती है। दूसरी तरफ जब वंदना देखती है कि ऐश्वर्या ने उसका भेजा ड्रिंक नहीं पिया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में अपने मन में कहती है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम बच गई, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। जब वंदना देखती है कि ऐश्वर्या ने उसका भेजा ड्रिंक नहीं पिया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में अपने मन में कहती है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम बच गई, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। दरअसल जिस ड्रिंक को ऐश्वर्या पीने वाली थी, उस ड्रिंक में वंदना ने एक जहर मिलवाया था जो धीरे धीरे काम करता है और उसका एंटीडोट बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन जब ऐश्वर्या ड्रिंक नहीं पीती तो अपना प्लेन फ्लॉप होते देख वंदना को बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान पार्टी खत्म होने के बाद अपने अपने घर जाने लगते हैं। सभी एक एक कर उन्हें बधाई देकर वहां से चले जाते हैं। तभी सबसे आखिरी में विक्रम चौहान और वंदना आते हैं। उन्हें देखकर जय सिंह जी के चेहरे पर गुस्सा साफ समझ आ रहा था। विक्रम जय सिंह के पास जाकर कहता है, राजा जय सिंह, अपनी छोटी सा खुशी पर इतना मत इतराओ। फिर ऐश्वर्या की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि बहुत ही जल्द तुमसे तुम्हारी खुशी में छीन लूंगा। कहकर हंसते हुए वहां से चला जाता है और उसके पीछे वंदना भी चली जाती है। ऐश्वर्या बस एकटक नफरत भरी नजरों से विक्रम और वंदना की तरफ देख रही थी। जैसे उसका बस चलता तो अभी दोनों को मौत के घाट उतार देती। ऐश्वर्या बस एकटक नफरत भरी नजरों से विक्रम और वंदना की तरफ देख रही थी। जैसे उसका बस चलता तो अभी दोनों को मौत के घाट उतार देती। सबके पार्टी से चले जाने के बाद अब सिर्फ महल में एकांश, देव और हर्षित बचे थे। देव को जयपुर में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो एकांश से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, बड़े भैया, क्या हम कुछ दिनों तक यहाँ रुक सकते हैं? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जिस पर एकांश कुछ जवाब नहीं देता। तभी राजा जय सिंह कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, आप जब तक चाहे हमारे यहाँ रुक सकते हैं। तभी हर्षित भी एकांश से कहता है, हाँ एकांश, हमारा भी यहाँ कुछ दिन रुकने का मन है। ये हर्षित हर्षिता को देखकर कहता है। तो एकांश बिना किसी भाव के कहता है, ठीक है। लेकिन अंदर एकांश भी खुश था, क्योंकि उसे ऐश्वर्या को देखने का मौका मिलेगा। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? वंदना अब कौन सी नई चाल चलेगी और ऐश्वर्या कैसे बचेगी वंदना की नई चाल से? और ऐश्वर्या कैसे बचेगी वंदना की नई चाल से?
और एकांश क्या अपने दिल की बात ऐश्वर्या को बता पाएगा? कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि राजा जय सिंह के कहने पर एकांश वहां रुकने के लिए मान जाता है, जिससे देव और हर्षित भी खुश होते हैं। अब आगे संध्या जी नौकरों से कहकर उनके लिए मेहमानों का कमरा तैयार करने के लिए कहती है। तभी एकांश को किसी का कॉल आता है। वो थोड़ी देर कॉल पर बात करता है। उसको देखकर लग रहा था कि वो इस समय बहुत गुस्से में है, जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। एकांश कॉल कट करने के बाद राजा जय सिंह के पास आकर कहता है, काका सा, वो हमें कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा, हम कुछ देर में वापस आ जाएंगे। तो राजा जी मुस्कुराकर कहते हैं, जी जरूर, आपको हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप जब चाहे तब आ जा सकते हैं। तो एकांश हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगता है। तो पीछे से हर्षित उसे रोकते हुए साथ में चलने को पूछता है, जिस पर एकांश उसे साथ में आने के लिए मना कर देता है और अकेला ही कार लेकर महल से निकल जाता है। तो एकांश हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगता है। तो पीछे से हर्षित उसे रोकते हुए साथ में चलने को पूछता है, जिस पर एकांश उसे साथ में आने के लिए मना कर देता है और अकेला ही कार लेकर महल से निकल जाता है। ऐश्वर्या को एकांश का ऐसे रात में अचानक से जाना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी संध्या जी प्यार से सबको कहती है, चलिए रात बहुत हो चुकी है, अब आप सभी जाकर आराम करिए। तो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन राजा जय सिंह के चेहरे में परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। वो अपने कमरे में न जाकर स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहां खड़े होकर वो अपने परिवार की फोटो को देखते हैं, जो 20 साल पुरानी थी, जो तब ली गई थी जब उनके महल में ऐश्वर्या का जन्म हुआ था। तभी उनके पीछे से वीर जी आकर जय जी कंधे में हाथ रखकर कहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं महाराज? जिस पर जय जी तस्वीर को देखकर कहते हैं, यही कि अब विक्रम आगे क्या करने वाला है? जिस पर जय जी तस्वीर को देखकर कहते हैं, यही कि अब विक्रम आगे क्या करने वाला है? वीर जी अच्छे से जय जी की बातों को समझ रहे थे। वो उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, आप चिंता मत करिए महाराज, हमारी प्रिंसेस इतनी भी कमजोर नहीं कि कोई भी आकर उन्हें नुकसान पहुंचा सके। जिस पर जय जी कहते हैं, हमें पता है वीर, हमारी बच्ची बहादुर है, लेकिन हमारे दुश्मन अब इस बात का फायदा जरूर उठाएंगे कि अब हमारी बेटी हमारा बिजनेस संभालेगी। फिर वहां टहलते हुए कहते हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि बिजनेस ऐश्वर्या के हाथ में सौंपकर कहीं हमने उनके लिए कोई परेशानी को खड़ी नहीं कर दी। जय जी की ऐसी बातें सुनकर वीर जी मुस्कुरा कर कहते हैं, आप उनकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। महल में अभी किसी को भी पता नहीं है कि ऐश्वर्या ही लंदन की नंबर 1 कंपनी माई वर्ल्ड सो है। लेकिन जय जी का मन नहीं मान रहा था। तो वीर जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अगर प्रिंसेस को कोई खतरा भी होगा तो उनकी रक्षा के लिए एकांश और कार्तिक है। लेकिन जय जी का मन नहीं मान रहा था। तो वीर जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अगर प्रिंसेस को कोई खतरा भी होगा तो उनकी रक्षा के लिए एकांश और कार्तिक है। वीर जी की बात सुनकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। जय जी के जाने के बाद वीर जी अपने आप से कहते गई, महाराज, आपको लगता है कि प्रिंसेस को अपनी रक्षा के लिए दूसरों की जरूरत है, लेकिन वो तो खुद ही अपने दुश्मनों के लिए यमराज से कम नहीं है। अब डरने की बारी हमारे दुश्मनों की है। दूसरी तरफ एक कार 100 की स्पीड से सड़क पर दौड़े जा रही थी। इस समय वो हवा से बातें कर रही थी। थोड़ी देर वो एक बड़े से फार्म हाउस के सामने आकर रुकती है, जो जयपुर के बाहर था। उससे एक आदमी गुस्से में उतरता है। उसने राजाओं की तरह कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे में एक अलग ही तेज था। वो जैसे ही कार से उतरता है, एक बॉडीगार्ड दौड़कर उसके पास आता है, जिसने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो उस आदमी के सामने झुककर उसे ग्रीट करता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एकांश है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एकांश है। एकांश इस समय अपने डेविल अवतार में था। वो गुस्से में उस बॉडीगार्ड से पूछता है, कहाँ है वो? एकांश का इतना कहना था कि बॉडीगार्ड उसे अपने साथ अंदर चलने का इशारा करता है। दोनों एक कॉरिडोर से होकर अंदर जाते हैं, जहां हर तरफ बॉडीगार्ड्स का कड़ा पहरा है, जिनके हाथों में गन और राइफल्स है, जो एक इशारे में किसी को भी मार सकते हैं। एकांश की परमिशन के बिना कोई परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता, फिर तो इंसानों की दूर की बात है।
थोड़ी ही देर में एकांश और वो बॉडीगार्ड एक कमरे के सामने खड़े थे जहां से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आदमी की चीख सुनकर एकांश के चेहरे शैतानी मुस्कान आ जाती है जिससे एकांश और खतरनाक लगता है। अगर इस समय कोई एकांश की मुस्कुराहट देखता तो डर के कारण उसके पसीने छूट जाते। एकांश उस कमरे के अंदर जाता है जहां एक आदमी को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटकाया गया था और उस पर कोरों से वार कर रहे थे जिसके दर्द से वो चिल्ला रहा था। एकांश उस कमरे के अंदर जाता है जहां एक आदमी को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटकाया गया था और उस पर कोरों से वार कर रहे थे जिसके दर्द से वो चिल्ला रहा था। जैसे ही एकांश कमरे में अंदर आता है वहां खड़े सभी लोग अपना सर नीचे झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं। एकांश अपनी लाल आंखों से उस आदमी को देखते हुए रजत से पूछता है। इसने अपना मुंह खोला। एकांश की आवाज में इस समय गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी, जिस पर रजत अपना सर झुकाकर कहता है, यस बॉस, इसे राजकुमारी की ड्रिंक में जहर मिलाने के 50,000 रुपए मिले थे। ये वही वेटर है जिसने वंदना के कहने पर ऐश्वर्या को जहर वाली ड्रिंक सर्व की थी, लेकिन एकांश ने उसे पकड़ लिया। एकांश उस वेटर के बालों को पकड़कर गुस्से में उसका सर हिलाता है जिससे दर्द के कारण उस आदमी की चीख निकल जाती है और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। एकांश रजत से पूछता है, किसका काम है ये? तो रजत एकांश को बताता है कि ये काम विक्रम चौहान की पत्नी वंदना चौहान का है। तो रजत एकांश को बताता है कि ये काम विक्रम चौहान की पत्नी वंदना चौहान का है, जिसे सुनकर एकांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में विक्रम का नाम चिल्लाते हुए कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने एकांश ठाकुर की मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने कोशिश की जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एकांश अपने मन में कहता है, अब से आप मेरी जिम्मेदारी है, मौत को भी आपके पास आने से पहले एकांश ठाकुर के पास से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपके हर दुश्मनों से आपकी रक्षा करूंगा। एकांश का गुस्सा देखकर वहां खड़े रजत के साथ साथ सभी बॉडीगार्ड भी डर गए, लेकिन डर से ज्यादा तो वो शौक थे। रजत तो बस एकांश को टक देखे जा रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। रजत अपने मन में कहता है, लगता है बहुत जल्द मुझे मेरी लेडी बॉस मिलने वाली है। कहकर वो अंदर ही अंदर भगवान को धन्यवाद करता है, क्योंकि अब कोई एकांश की भी केयर करेगी। क्योंकि एकांश अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि कभी कभी वो अपने खाने और सोने पर ध्यान नहीं देता, लेकिन हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की केयर और रक्षा करता है। क्योंकि एकांश अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि कभी कभी वो अपने खाने और सोने पर ध्यान नहीं देता, लेकिन हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की केयर और रक्षा करता है। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड एकांश के मुंह से मोहब्बत शब्द सुनकर शॉक थे, क्योंकि आज तक उन्होंने बस यही सुना था कि एकांश कभी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं और जो लड़कियां जानबूझकर उसके नजदीक आने की कोशिश करती एकांश उन्हें दुनिया से ही गायब करवा देता। आज वो किसी को अपनी मोहब्बत कह रहा है। बॉडीगार्ड्स को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सब अपने खलायों में खोए थे कि तभी एकांश की गुस्से भरी आवाज आती है जिससे सभी अपने होश में आते हैं। एकांश उस वेटर की तरफ देखकर कहता है, इसे इतनी दर्दनाक मौत दो कि दोबारा से कोई भी प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। जैसे ही वो वेटर एकांश की बातें सुनता है वो एकांश से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी उसके ऊपर फिर से कोरों की बारिश होने लगती है। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान सुन ले तो वही बेहोश हो जाए। लेकिन वहां खड़े लोगों को देखकर तो लग ही नहीं रहा था जैसे उन्हें इससे कोई भी फर्क पड़ रहा हो। वेटर के शरीर से खून बिल्कुल पानी की तरह बह रहा था। वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। लेकिन वहां खड़े लोगों को देखकर तो लग ही नहीं रहा था जैसे उन्हें इससे कोई भी फर्क पड़ रहा हो। वेटर के शरीर से खून बिल्कुल पानी की तरह बह रहा था। वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। रजत उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, जैसे ही ये होश में आए अपना काम शुरू कर देना। तो वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड अपना सर एक साथ हाँ में हिलाकर यस सर कहते हैं। एकांश उस कमरे से बाहर आता है और रजत भी उसके साथ में था। दोनों वहां से निकलकर एक कमरे में चले जाते हैं जिसे पूरा ब्लैक और व्हाइट कलर से सजाया गया था। कमरे में एकांश जाकर वही रखे सोफे में राजा की तरह बैठ जाता है और रजत उसके पास खड़ा हो जाता है। एकांश का गुस्सा अब कुछ हद तक कम हो चुका था। वो रजत से सिंह इंटरप्राइज के बारे में पूछता है तो रजत एक रेड फाइल एकांश की तरफ बढ़ाकर कहना शुरू करता है,
पिछले 20 सालों से ये लॉस में चल रही है और इसका कारण है उनकी कंपनी में छुपे जासूस जो उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनकी रेवल कंपनी को देते हैं। जिस पर एकांश कहता है, पता लगाओ सबका, 2 दिन के अंदर मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए। तो रजत यस बॉस कहता है। फिर एकांश वहां से निकल जाता है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या राजा जय जी का फैसला सही था? और विक्रम आगे कौन सी चाल चलने वाला है? और एकांश ऐश्वर्या बचाने के लिए क्या करेगा? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।